नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर आशीष साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज हम आपको कुछ एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ऑनलाइनर जो है। और चूँकि जेपीएससी की मेंस की परीक्षा में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे आगे चल कर के जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देंगे उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली झारखंड में बहुत सारी वैकेंसियां हैं, जेएसएससी हैं, उनको भी बहुत काम आएगा। कम से कम कुछ जो प्रश्न का कलेक्शन है, मैं चाहूँगा कि एक बार आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लें। तो हम लोग चर्चा स्टार्ट करते हैं। वास्को डिगामा कालीकट तट पर कब पहुंचा? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है। वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था जमोरियन ने। किसने किया था? जमोरियन ने। नेक्स्ट देखिए मित्रों, यहाँ पर समुद्री यात्री है और सूची दिया है। तो वास्को डिगामा आपका पुर्तगाल के थे, क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन के थे, ठीक है, कैप्टन कुक एक ग्रेट ब्रिटेन के थे, तस्मान ये हॉलैंड के थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। आंसर होगा अलबुर्क। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। कहाँ होगा इसका उत्तर? कोचीन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। यानी सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने यहाँ पर आए थे। भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट है, बंगाल की बांदेल, चिंसूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित गई थी मित्रों, इसका उत्तर होगा हुगली। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का बादशाह था। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा जहांगीर। क्या होगा इसका उत्तर? जहांगीर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो मित्रों, इसका उत्तर होगा सूरत में। क्या उत्तर होगा इसका? सूरत में। नेक्स्ट है कि वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों की स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका उत्तर होगा थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किसने किया? तो मित्रों, इसका उत्तर होगा अंग्रेज़ों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था। तो बम्बई जो था पहले पुर्तगाल में के लिए पुर्तगाल के थे, तो उसको जो है सो पुर्तगालियों से लिया था। इसका उत्तर क्या होगा? पुर्तगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। तो इसका उत्तर होगा सर जॉन चाइल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण था। तो इसका उत्तर होगा अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। इसका उत्तर होगा अंग्रेज़ और फ्रांसीस के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो है इसके बाद क्या हुआ? एक्सला चेपल की संधि से इसका अंत हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद एक संधि हुआ, एक्सला चेपल की संधि, उसके द्वारा जो है सो इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ, कोई इसका निर्णय नहीं हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध मित्रों, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। प्रथम मैसूर युद्ध जो है उसमें ब्रिटिश की हार भी थी। ये सब पॉइंट को याद रखिएगा। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। इसका उत्तर होगा डुप्ले।
किसने? डुप्ले ने। ठीक है, ये फ्रांसिस था। डुप्ले कौन था? फ्रांसिस था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना स्थापित किया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका उत्तर होगा सूरत में। नेक्स्ट है, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। इसका उत्तर क्या होगा? लुई 14वें के शासनकाल में। नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा कॉलबर्ट को। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था, तो इसका उत्तर होगा चिनसूरा में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेज़ों की फौज जो थी वो क्या थी? शक्तिशाली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है। पहला जो है सो पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसिस। ये आपका क्रम था शक्तियों का आगमन। मैं कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आगमन किस तरह से किसका किसका हुआ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर सुमलन करना है। पांडिचेरी आपका फ्रेंच लोग वहाँ उसका किए। गोवा जो था वो पुर्तगीज का क्षेत्र था। ट्रान के बार जो था वो डेनिश था, है ना। तो इस तरह से जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे है, यूरोपियों में से स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आए? तो सबसे अंत में आए थे फ्रांसिस ने। फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे। देखिए यहाँ पर सम्मिलित करना है। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध मीर कासिम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख लोग किया था। खुर्दा का युद्ध जो किया था निजाम के विरुद्ध मराठे ने किया था। भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों द्वारा। कौन किया था? मराठों के द्वारा किया गया था। तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्षेत्रीय राज्य पंजाब में मैसूर। रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। रंजीत सिंह संबंधित थे सुकचरकिया मिसल से। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कंपटीशन में, आपको पूछा जा सकता है। इसको अब एकदम जो है सो गड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका उत्तर होगा लाहौर। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा थे। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आँख की रोशनी ले ली। यह कथन कहा था? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कथन कहे थे महाराजा रंजीत सिंह ने। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी था खड़ग सिंह। क्या इसका उत्तर होगा? खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा था दलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराज दलीप सिंह के विषय में। 23 अक्टूबर 1893 ईस्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। में से सही कथन है कि 23 अक्टूबर 1893 को उसका निधन जो है पेरिस में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। कौन कौन थे? देखिए, सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष थे। जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेविल मानसेल ये आपका सदस्यों में थे पंजाब पर शासन करने के लिए, है ना। जब पंजाब का विलय कर लिए इन्होंने, आपको मालूम होना चाहिए पंजाब का विलय करने में बहुत बड़ा जो है सो योगदान जो है किनका है? आपका डलहौजी का है। ठीक है, चलिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766-69 में विजयी हुआ था हैदर अली ने। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, इसका उत्तर होगा सर आयरकूट। बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, इसका उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों, इस प्रश्न को आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे, उसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था,
ये आपका होगा पोलीलूर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी, किसके साथ की थी मित्रों? इसका उत्तर होगा टीपू सुल्तान के साथ। मित्रों आपको जानकारी होना चाहिए कि 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जिसमें जो है सो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होने के बाद अंग्रेज जो है सो टीपू सुल्तान के साथ जो है सो श्रीरंगपट्टनम की संधि किए थे। एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए 1799 ईस्वी में। चलिए देखिए, इसमें युग्म है, सही सुमलित युग्म है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली विजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर निर्णायक सिद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध में पराजित हुआ और अपने भूभाग अंग्रेजों को दे दिया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ? टीपू पराजित गया, टीपू जो है सो पराजित हो गया और युद्ध के मध्य उसका जो है सो मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक जो था वो आपका, देखिए इसमें ऑप्शन था आपका अवध का नवाब। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है हैदराबाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अवध का नवाब जो है ना, उसको जो है सो उसने स्वीकार कर लिया था, नवाब जो था। चलिए, लेकिन वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य के बारे में यदि पूछा जाए तो वो हैदराबाद राज्य था, ठीक है, इस माइंड को बैठा लीजिएगा। लेकिन सबसे पहला जो है था जिसने इसको स्वीकार किया था वो था अवध का नवाब। चलिए, भारतीय राज्यों में अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि जो है सो शुरू जिसने किया था वो व्यक्ति का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी जो है सो अलायंस शुरू किए थे, सहायक संधि। चलिए, सहायक संधि शुरू करने वाले कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट प्रश्न है मित्रों, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी, तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग, यानी लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। मित्रों यहाँ पर आपको सुमरित करना है, जैसे हेक्टर मुनरो जो हैं ये बक्सर युद्ध से संबंधित हैं, लॉर्ड हेस्टिंग जो हैं आंग्ल नेपाल युद्ध से संबंधित हैं, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से, और इसके बाद आप जानते हैं कि मराठा की पराजित हो गए, ठीक है। चलिए, सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे हैं 1820 से लेकर 1827 ईस्वी तक। डेट को याद रखिएगा, क्योंकि पीसीएस की परीक्षा में, एसएससी की परीक्षा में आपको इस तरह का डेट भी ईस्वी भी याद होनी चाहिए। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्या थे? तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को क्षेत्र को ले लिया था वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, अभी आपको मैंने बताने का प्रयास किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठगों के दमन से संबंध थे, जिन्होंने ठगों का दमन किया, इसका नाम था कैप्टन स्लीमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ठगों के दमन से संबंध कौन थे, तो कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई, यानी ये विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट है, विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बंगाल में दासों के निर्यात पर रोक लिया था 1789 ईस्वी में, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय हुआ था, यानी कुप्रशासन के आधार पर। किसके आधार पर? कुप्रशासन का आधार पर। और आप ईस्वी भी जानिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। देखिए मित्रों, विलय से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देख लीजिएगा जेपीएससी
आपका जो है सो छठी जेपीएससी में भी पूछा गया, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। तो 1849 ईस्वी में पंजाब का विलय हुआ था, 1848 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ था, 1856 ईस्वी में अवध का विलय हुआ था, 1855 में करौली का विलय हुआ था। ध्यान रखिएगा, वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति यानी हड़प की नीति जो है सो नियोजित एवं क्रियान्वित किया था, इसका उत्तर होगा डलहौजी। नेक्स्ट मित्रों, यहाँ पर कुछ सिद्धांत है और उससे संबंधित गवर्नर जनरल हैं, जैसे सर जॉन शॉर ने निष्क्रियता की नीति लाई थी, लॉर्ड एलन बेरो ये सिंध के विजय से संबंधित हैं, लॉर्ड डलहौजी अवध के विलय से संबंधित हैं, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित हैं। ठीक है, तो इस याद रखिएगा। और फिर इसी तरह सुमृत करना है कि लॉर्ड डलहौजी अवध के विलीनीकरण से संबंधित हैं, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 को पारित होना से संबंधित हैं, लॉर्ड लिटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना से संबंधित हैं। वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उत्तर होगा जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण कर रहे थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई, इसका उत्तर होगा लॉर्ड मेयो। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, उसका नाम होगा लीटन। मित्रों, आपको पता है इसी के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसको मुंह बंद करने वाला भी कानून कर सकते हैं, जिसको आगे चल कर के लॉर्ड रिपन ने उसको हटाया था। ठीक है, चलिए, भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहे, ये आपका कुछ उत्तर होगा लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में स्थानीय स्वायत्तता संस्थाएं 1882 ईस्वी में सख्त की गई थी, ये थे आपके प्यारे प्यारे गवर्नर जो हैं लॉर्ड रिपन। आपके इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध है, ये है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से संबंधित। नेक्स्ट मित्रों, महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के प्रेरित करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया शुरू किया गया था। यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किनके शासनकाल में लाया गया था मित्रों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको लाया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किन्हें माना जाता है, इनको जो है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। मित्रों, आपको सुमित करना है, जैसे क्लाइव जो हैं बंगाल में दोहरा शासन इन्होंने शुरू किया था, बेंटिंग जो है अंग्रेज शिक्षा से संबंधित हैं, चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं प्रेस पर प्रतिबंध हटाने से संबंधित हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा के जो है सो निषेध करने से संबंधित हैं, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन से संबंधित हैं, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन से संबंधित हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप निश्चित रूप से पढ़ने का समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और मित्रों, कुछ चीज़ों का हम लोग चर्चा कर लें जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था मुर्शिद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, प्लासी का युद्ध हो जाएगा। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था प्लासी के युद्ध में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल्बुर्ग, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिसो डुप्ले, लॉर्ड कर्नवालिस में से इसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप कर लीजिए। यानी किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक जो है सो कहा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1757 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, VVI इसको कर लीजिए मित्रों। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखिए, अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि इसको यदि आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्टिव का प्रश्न में कभी नहीं गड़बड़ाएंगे। तो बंगाल का नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, उसका नाम होगा मीर कासिम। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के
भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया? ये मित्रों इसका उत्तर होगा बक्सर का युद्ध, जो 1764 में लड़ा गया था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था आपका शाह आलम द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था आपका मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी शाह आलम द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी दीवानी प्रदान की थी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त की गई, मुगल सम्राट ने दिया गया था वही। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वह गवर्नर जनरल जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में दीवानी अधिकार प्राप्त किए गए, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड क्लाइव। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खान को। किसको नियुक्त किया? मोहम्मद रजा खान को। 1765 ईस्वी में दीवानी प्राप्त किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति से संपर्क में आए, उसका उत्तर होगा आपका खासी। नेक्स्ट प्रश्न है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम है? अंबर का युद्ध, ठीक है, उसके बाद जो है देखिए अंबर का युद्ध, पलासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वांडीवास का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया सरघना में। इसका क्या उत्तर होगा? सरघना में। चलिए मित्रों आगे हम लोग बात करते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था मित्रों, इसका उत्तर होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। यानी कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका होगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? ये होगा वारेन हेस्टिंग से। बंगाल में द्वेष शासन, ड्वेल गवर्नमेंट को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, उत्तर इसका होगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कर्नवालिस ने। मित्रों आप जानते हैं बहुत सारा लॉर्ड कर्नवालिस ने सुधार किया था। इसी समय स्थायी बंदोबस्त लाया गया था। दरोगा का जो पद है यानी पुलिस प्रशासन में भी सुधार किया गया था। आप जो बोलते हैं प्रशासन के क्षेत्र में है ना, लोक प्रशासन जो आप कर सकते हैं वो इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रतिबंधाबद्ध सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाने जाने लगी, तो मित्रों ये होगा कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में। गाजीपुर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। यानी बसीन की संधि जो हुई थी आपको मालूम होना चाहिए मराठा युद्ध के बाद हुआ था, यानी अंग्रेज और बाजीराव के मध्य हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव दूसरा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रमबद्ध किया गया था। अब जानते हैं, अभी भी बात हम कर ही रहे थे, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक था आपका हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम था जिसने सबसे पहले इस संधि को स्वीकार किया था। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, हैदराबाद, मैसूर तथा अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला का सही क्रम है। सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया आएगा। तो एक क्रम भी पूछ लिया जाता है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम है, आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद झांसी सही है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलन बैरो के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम। कौन था? जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिसने ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह था लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था बम्बई और थाने के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ब्रिटिश भारतीय राज्य का क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, इस व्यक्ति ने दिया, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1856 ईस्वी में 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश यानी महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। ये किनके समय में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया 1858 ईस्वी में सामग्री की घोषणा से। जब 1857 की क्रांति हुई मित्रों, सिपाही विद्रोह, उसके बाद इस तरह की घोषणा हुई 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया, ये आपका होगा 1858 ईस्वी में। देखिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा लॉर्ड एलन बेरो ने। नेक्स्ट मित्रों, यहाँ पर सुमृत आपको करना है। लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित हैं। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से संबंधित हैं। लॉर्ड डलहौजी ये हड़प नीति से संबंधित हैं। लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह से संबंधित हैं। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी के 17वां रेगुलेशन जो सती प्रथा को समाप्त किए। अस्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किया था लॉर्ड कर्नवालिस के शासनकाल में। पेशवाई को समाप्त किया था 1818 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। बहुत 110% क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड कर्जन के काल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी.के. गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कर्जन के प्रशासन को औरंगजेब से तुलना किए थे जी.के. गोखले ने। नेक्स्ट मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन ने, जिसके समय में आप जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यानी फूट डालो राज करो की रणनीति जिस व्यक्ति ने अपनाया था वो था लॉर्ड कर्जन। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, लॉर्ड मिंटो ने। ठीक है, चलिए, लॉर्ड मिंटो ने इस तरह का यूज किया था। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आप जानते हैं। मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय यदि कोई था तो लॉर्ड रीडिंग था। लॉर्ड रीडिंग जो था वो भारत का पहला यहूदी वायसराय था, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था वारेन हेस्टिंग के समय में। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप डलहौजी के समय में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप मित्रों आप जानते हैं लीटन के समय में। इल्बर्ट विले संबंधित है रिपन के समय में। ठगी का दमन विलियम बेंटिंग के समय में। रिंग फेस की नीति वारेन हेस्टिंग्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित क्रियान्वित हुआ था, ये आता लॉर्ड हार्डिंग के काल में। आपको मालूम होना चाहिए, यानी एक तरह से जब बंगाल का जो विभाजन को रद्द किया जाने लगा था, यानी तो उसी समय जो है सो कहाँ से, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं इसका ईस्वी 1912 ईस्वी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखते हैं। ये असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 1839 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी को सही परिभाषा है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटिश को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। यानी ड्रेन थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद आर्थिक आलोचना थे, आर्थिक आलोचना जिन्होंने किया दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा आर.सी. दत्त। ये सब व्यक्ति जो थे वो आर्थिक पर प्रकाश डाले, आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाले और उसका खुलासा किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश लोग जो है सो यहाँ के धन को इंग्लैंड ले जा रहे हैं। बंगाल बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सैयद अहमद खान में से दादा
भाई नरोजी के उत्सारण सिद्धांत डैन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। कौन नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खान नहीं करता था, जिसने क्या चलाया था? अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चलाया था। ये व्यक्ति जो है सो इन पर विश्वास नहीं करते थे, इनकी थ्योरी पर विश्वास नहीं करते थे। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है ये दादा भाई नरोजी के हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये BPSC 67 में, JPSC मेंस की परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नरोजी के हैं। दादा भाई नरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात का अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। यह विचार किसने व्यक्त किया? कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स आपको जानते हैं। कार्ल मार्क्स कितने बड़े फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। खासकर उन्होंने जिस प्रकार से थ्योरी देने का प्रयास किया, भौतिकवाद जो सिद्धांत उन्होंने दिए, उनकी जो पुस्तक थी दार्स कैपिटल, और कार्ल मार्क्स ने ही नारा देते थे, दुनिया का मजदूर एक हो जाओ। यानी द दास कैपिटल पुस्तक इसकी किसी व्यक्ति ने लिखा तो वो कार्ल मार्क्स का है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप सभी को धन्यवाद मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी बहुत सारा टॉपिक है जिसको हम देने का प्रयास करेंगे, वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे। कम से कम आप वीडियो को मेरा देख लीजिएगा तो आपको निश्चित है कि आपका इसी के आसपास क्वेश्चन रहता है आधुनिक भारत का इतिहास में। ठीक है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। यदि आप मेरे इस चैनल को स्वीकार नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।